जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे डिफेंस दरबार। मैं हूँ अंकित। परमवीर के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़े दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि कश्मीर से 370 और 35A हटा दिया गया है ताकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और उनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। लेकिन आपने कभी सुना है, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था भारत की आज़ादी के बाद कि कश्मीर भारत के हाथ से जाते जाते बच गया था, सिर्फ 50 यार्ड्स की दूरी पर। अगर वहाँ पर एक मेजर और उनकी 22 सैनिकों की टुकड़ी नहीं होती। मेजर का नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने कश्मीर भारत के हाथ से जाते जाते बचाया था और उनका लास्ट कॉल था, लास्ट गोली और लास्ट सिपाही तक लड़ता रहूँगा, और वो लड़ते रहे थे और कश्मीर बच गया था। तो आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में। 15 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो गए और दोनों अलग अलग देश बन गए। अभी आज़ादी के सिर्फ 2 महीने भी नहीं हुए थे, कश्मीर ने एक नया दाव खेल दिया। अभी तो सारे लोग जो कश्मीर से या हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए भी नहीं थे। पाकिस्तान में हिंदुओं की कई लाशें अंतिम संस्कार के बिना पड़ी रही थी और पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर कर आई लोगों की गोदियों की आवाज़ लोगों के दिमाग से अभी तो चली ही नहीं गई थी, ताकि उन्होंने एक नया दाव खेल दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिए कि आप कश्मीर कब्जा करके आओ, और उनके सपोर्ट, वहाँ के पॉलिटिशियन के सपोर्ट की वजह से सैनिक इंडियन बॉर्डर्स में घुसने के लिए सक्षम बन गए, क्योंकि अभी दोनों देशों ने अपनी पूरी बॉर्डर्स सील नहीं करी थी। पाकिस्तानी घुसनखोरों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। वक्त था मध्यरात्रि यानी कि 12 बजे का, 22 अक्टूबर 1947 का। घुसनखोरों ने मुजफ्फराबाद को जला दिया और उसी आग के साथ वो खबर पूरे भारत में फैल गई और एक खबर जवाहरलाल नेहरू तक भी पहुंच गई। अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो उनका दिमाग खराब हो गया होता और तात्कालिक आदेश हमला के दे दिए गए होते। लेकिन अपने पंडित जी विजनरी प्रधानमंत्री वहाँ पर शांत रहे और उल्टा कश्मीर के राजा हरि सिंह को पत्र लिखकर उनको संदेशा देकर बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, आप हमला का प्रतिकार मत कीजिए। ऐसे में पाकिस्तानी घुसनखोर थे, उनकी हिम्मत बढ़ गई। मुजफ्फराबाद को तो उन्होंने जलाया ही जलाया, बाजू में मोहरा पर भी उन्होंने कब्जा कर दिया। कश्मीर और मुजफ्फराबाद से सिर्फ 50 माइल की दूरी पर एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन था, जो श्रीनगर को पावर सप्लाई करता था, यानी कि कश्मीर की कैपिटल को। उन्होंने उस पावर स्टेशन पर कब्जा कर लिया और वहाँ से सारी बिजली की जो लाइनें थी वो काट दी और श्रीनगर पूरा अंधकारमय हो गया। तभी वीपी मेनन, सरदार पटेल ने अपने विश्वसनीय सचिव वीपी मेनन को कश्मीर भेज दिया और हरि सिंह से भारत में मिलने का सम्मति पत्रक मंगवा लिया। सम्मति पत्रक पर साइन भी हो गए और अब कश्मीर की बचाव की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के सर पर आ गई। तभी प्रधानमंत्री और लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली में एक बैठक की। उनमें माउंटबेटन, जनरल श्याम मानेकशॉ आदि लोग थे। बात यहाँ पर कश्मीर की करने की जगह, जो हमला हुआ था उसकी करने की जगह, प्रधानमंत्री ने बात शुरू की यूएन की, रशिया की, अफ्रीका की, आदि। वो तो ठंडे बैठे थे, लेकिन तब के गृह मंत्री यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिमाग खराब हो गया और वो जोर से चिल्लाते हुए बोले कि बाकी बात ये छोड़िए साहब, अब ये बताइए आपको कश्मीर चाहिए कि नहीं। नेहरू जी ने बताया क्यों नहीं चाहिए, चाहिए ही। सरदार पटेल ने बोला साहब दूसरी बातें छोड़िए और आदेश देना शुरू कीजिए। उस वक्त श्रीनगर का जो एयरपोर्ट था उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
थोड़े दिन पहले वो दिल्ली आए थे क्योंकि हॉकी खेलते खेलते उनका हाथ टूट गया और डॉक्टर ने उनको बोला था कि मेजर, अगर आपको जल्दी से अच्छा होना है, जल्दी से ठीक होना है तो इस हाथ से चमची भी मत पकड़िए। उनके दाएं हाथ में चोट लगी थी और उनके हाथ में प्लास्टर भी था और ये हमला हो गया और उनको कोई आदेश नहीं दिया गया लड़ने का। तब श्रीनगर में कमांडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल सेन। उन्होंने कोई लड़ने का आदेश नहीं दिया तो मेजर सोमनाथ शर्मा उनके पास चले गए कि साहब, मुझे लड़ने के लिए जाना है, मैं अपनी टुकड़ी को किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। तब सेन ने बोला कि मेजर, आपका हाथ टूटा हुआ है, डॉक्टर ने आपको चमची यानी कि चम्मच भी पकड़ने से मना किया है, अब लड़ने के लायक नहीं है तो गन कैसे पकड़ेंगे। तब मेजर साहब ने बोला, डॉक्टर ने चम्मच पकड़ने से मना किया, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा बस, लेकिन आप मेरे को लड़ने के लिए भेज दीजिए। तब कमांडर ने बोला, ठीक है मेजर, आप जाइए अपनी टुकड़ी के साथ, अपनी टीम के साथ, और श्रीनगर का जो एयरबेस है, एयरपोर्ट है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी ले लीजिए। लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा ने सामने से बोला, साहब, मैं तो आर पार की जंग खेलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट की रक्षा करना है तो किसी वॉचमैन का काम लग रहा है, मेरे को जंग में भेज दीजिए। तब कमांडर ने बोला, मेजर, कश्मीरी घुसनखोर है ना, वो श्रीनगर का जो एयरबेस है उसको ही कब्जा करना चाहते हैं। अगर उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया तो वहाँ पर ऐसा युद्ध होगा कि जैसा कुरुक्षेत्र में भी नहीं हुआ था। मैंने आपके हाथ में श्रीनगर का एयरबेस नहीं, पूरा का पूरा कश्मीर दे दिया है। अगर एयरबेस गया तो भारत के हाथ में कश्मीर हमेशा के लिए चला जाएगा। फिर मेजर सोमनाथ शर्मा एग्री हो गए और अपनी टुकड़ी लेकर लड़ने के लिए चल दिए। इस तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी पुण्यपूर्वक सारा काम शुरू कर दिया था। तारीख हुई थी 3 नवंबर 1947। घुसनखोर थे वो एयरबेस से नज़दीक का जो गांव पड़ता है, सबसे नज़दीक का बड़गांव, वहाँ पर पहुँच चुके थे। समय हुआ था दोपहर के 2:30 बजे और वहाँ पर बड़गांव में इंडियन आर्मी की और घुसनखोरों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जैसे पॉपकॉर्न फूटते हैं वैसे गोलियां चल रही थी, जैसे इंसान चिल्लाते हैं वैसे बम धड़ाके, तोप गोले गिर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ 22 लोगों की टीम और सामने पाकिस्तानी 700 घुसनखोर लोग थे। सिर्फ 50 यार्ड की दूरी थी। लड़ते लड़ते वो आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन जो श्रीनगर का एयरबेस है और घुसनखोरों के बीच सिर्फ 50 यार्ड की दूरी बाकी थी। अगर वो 50 यार्ड की दूरी पार कर गए तो कश्मीर हमेशा के लिए चला जाता। लेकिन सामने भी 22 महारथी खड़े थे। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी 22 लोगों की टीम जान जाए पर कश्मीर ना जाए, ऐसे हौसले के साथ लड़ रही। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि जब भारत पाकिस्तान या भारत चाइना का वॉर हुआ है शुरुआत में, पहले तब इंडियन आर्मी के सैनिकों के पास अपना एम्यूनेशन यानी कि शस्त्र सरंजाम की कटौती हुई है या कि उनको घट पड़ती दिख रही है। कई बार ऐसा हुआ है, इसमें भी ऐसा ही हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टीम थी, उनका शस्त्र सरंजाम घट रहा था, पूरे होने की कगार पर आ चुका था। सिर्फ घुसनखोर एयरबेस के बीच में इस 22 लोगों की दीवार खड़ी थी और उन पर 700 लोगों के पाकिस्तानी हथौड़े गिर रहे थे। लेकिन दीवार कैसी थी, एक एक कण मिट्टी में मिल जाए फिर भी वो गिरेगी नहीं। तब तक वो लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल ना हो। शस्त्र सरंजाम फूट रहा था, खत्म होने की कगार पर था। लेकिन मेजर को उनके कमांडर का मैसेज याद आया, मेजर, मैंने तुम्हारे प्लास्टर वाले हाथ पर भरोसा किया है। अगर एयरबेस चला गया तो कश्मीर भी भारत के हाथ से हमेशा के लिए चला जाएगा।
फिर एकदम मेजर सोमनाथ शर्मा गंभीर हो गए और अपने हाथ में बंदूक लेकर दुश्मनों की ओर दौड़ने लगे, लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उन्होंने परिस्थिति को आसपास से रूबरू किया कि क्या परिस्थिति, क्या सिचुएशन चल रही है। तभी उनको पता चल गया कि अब उनकी शहीदी का वक्त आ चुका है। शहीदी नाम की दुल्हन हरमला लेकर उनको गले लगाने के लिए खड़ी है। बस थोड़ी देर की बात है, 50 यार्ड की दूरी है और उन्होंने अपने हेडक्वार्टर वायरलेस छोड़ा, मैसेज दिया कि साहब, हमारे और दुश्मनों के बीच सिर्फ 50 यार्ड की दूरी है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने वर्ड्स देता हूँ कि मैं 1 इंच भी यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। मैं लास्ट सोल्जर और लास्ट बुलेट तक लड़ने वाला हूँ। जय भारत। ऐसा उन्होंने हेडक्वार्टर में संदेश दिया। यही उनका आखिरी हेडक्वार्टर में आया हुआ संदेश था। ये संदेश छोड़कर मेजर सोमनाथ शर्मा दुश्मनों की ओर मोर्टार लेकर दौड़ने लगे। यही झपाझपी में पाकिस्तान का जो सेनापति था खुर्शीद, वो घायल हो गए और मेजर सोमनाथ शर्मा को लड़ते देख पाकिस्तानी सेना को ये लगा कि भारत की जो सेना है वो बहुत बड़ी तादाद में है और हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, और वो पीछे हटने के लिए सोचने लगे। ये सोच ही रहे थे कि मेजर सोमनाथ शर्मा ने उन पर एक मोर्टार फेंक दी। बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस धमाका का बहुत बड़ा आवाज़ हुई पूरी कश्मीर वैली में और अचानक से सब कुछ शांत हो गया। कश्मीर वैली भी शांत हो गई और सोमनाथ शर्मा भी उसी के साथ शहीद हो गए। और इस तरफ 22 के 22 हमारे लोग जवान और साथ मेजर सोमनाथ शर्मा भी शहीद हो चुके थे। उसी साथ जो सरदार पटेल ने पीछे से बैकअप फोर्स भेजी थी वो बड़गाम पहुंच गई, लेकिन वहां पर तो ना कोई सुना रही थी गोलियां, ना कोई बम गोले, ना मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ना कोई आर्मी का जवान की कोई आवाज़ थी। 22 लोगों ने शहादत तो हासिल कर ली, लेकिन सामने के पक्ष में 700 लोगों को उन्होंने मार गिराया था। यह आज़ाद भारत का प्रथम पाकिस्तान के साथ युद्ध था और ऐसे मेजर सोमनाथ शर्मा का ये भारत के लिए पहला बलिदान था। मतलब आज़ाद भारत का ये पहला बलिदान था। अगर उस दिन मेजर सोमनाथ शर्मा की बहादुरी ने रंग नहीं रखा होता तो आज हम 35 और 370 हटाने की समय में, उनकी सिचुएशंस में नहीं होते, क्योंकि हमारे पास कश्मीर ही नहीं होता। हम कहाँ से कुछ हटाते। और मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने लास्ट संदेश के मुताबिक वो लास्ट सोल्जर और लास्ट बुलेट तक लड़े थे और यही अजोड़ बलिदान के लिए उनको 26 जनवरी 1952 को भारत ने शुरू किया हुआ अपने सैनिकों के लिए सर्वोच्च बलिदान पुरस्कार परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा। मरणोपरांत उनके पिताजी ने मेजर सोमनाथ शर्मा की तरफ से परमवीर चक्र को लिया। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, उनकी छाती गदगद फूल रही थी उनके बेटे के बलिदान से। उनका ये संदेश टिल द लास्ट बुलेट एंड टिल द लास्ट सोल्जर ये भारतीय सेना में सिपाहियों के लिए अब मुद्रा लेख बन चुका। और मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला। जिन्होंने परमवीर चक्र की डिजाइन की थी सावित्री बाई, वो मेजर सोमनाथ शर्मा उनकी दिकरी के दियर करवाले ने ही परमवीर चक्र डिजाइन किया और पहला परमवीर चक्र घर में ही आया। ऐसे थे मेजर सोमनाथ शर्मा जिन्होंने कश्मीर भारत के लिए बचाया था। कुछ माहिती अब मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 यानी कि 1923 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ढाक गांव में हुआ था। उनका परिवार सब आर्मी में सैन्य में जुड़े हुए थे। उनके पिताजी, उनके दोनों भाई, उनकी बहन सब आर्मी में थे। उन्हें आर्मी में जाने के लिए मोटिवेशन उनके मामा जी से मिला था। वो
919 हैदराबाद इन्फेंट्री रेजिमेंट में। तभी जापानियों से लड़ते लड़ते एक पुल बचाने के लिए उन्होंने शहादत हासिल की थी। उनकी शहादत की वजह से ही भारत के कई सैनिक पुल को पार कर पाए थे और युद्ध में हिस्सा ले पाए। मेजर सोमनाथ शर्मा ने बचपन से ही अपने नाना जी से गीता सुनी थी और उन्होंने जो कृष्ण ने जो गीता में अर्जुन को संदेश दिया है वही उन्होंने अपने जीवन में भी ले लिया था। मेजर सोमनाथ शर्मा जब 10 साल के थे तब उन्होंने देहरादून प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद रॉयल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चले गए और वहाँ से एजुकेशन ख़त्म होते ही उनको 819 हैदराबाद इन्फेंट्री रेजिमेंट में कमीशन कर दिया जाता। बाद में 22 फरवरी 1942 को उन्होंने भारतीय लश्कर की 4th कुमाऊं रेजिमेंट की डी कंपनी की कमान संभाली और आज़ाद भारत के पहले युद्ध में 3 नवंबर 1947 को उन्होंने शहीदी हासिल की। तो डिफेंस दरबार इन परमवीरों को सैल्यूट करता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।